ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, देखिए यहाँ पे आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। एनसीईआरटी में दिया है क्या? नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक, फिर देखो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में डिफरेंस क्या है। फिर है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, फिर है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जिन। ठीक है, उन दोनों में कंपैरिजन। यहां पर हम लोग एक और टर्म पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं सिस्ट्रोन, सिस्ट्रोन भी पढ़ेंगे। ठीक, और लास्ट में टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टाइप्स ऑफ आरएनए तो मैंने पहले ही बता दिया था आरएनए वर्ल्ड में। ठीक है, 3 प्रकार के आरएनए होते हैं ना, एम आरएनए, आर आरएनए और टी आरएनए। इसके अलावा भी होते हैं जैसे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, माइक्रो आरएनए। ठीक, वो सब हम लोग बायोटेक में भी कभी कभी देखते हैं, जैसे एम आई आरएनए साइलेंसिंग बायोटेक में पढ़ते हैं। एसएन आरएनए का क्या काम है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का जब इंट्रोन के टुकड़े हो जाते हैं तो इंट्रोन कहीं ना कहीं न्यूक्लियोप्लाज्म में तो काम आता होगा ना। ठीक है, वो इंट्रोन के टुकड़े एसएन आरएनए कहलाते हैं। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, इसलिए उसका नाम दिया गया है एसएन आरएनए। तो माइक्रो आरएनए और एसएन आरएनए, इसमें माइक्रो आरएनए दोनों जगह ट्रांसफर हो सकती है। साइटोप्लाज्म में डबल स्ट्रैंड में के रूप में वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए माइक्रो आरएनए ही तो है। ठीक है, और जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म में माइक्रो आरएनए एक्स क्रोमोसोम को पूरी तरह से साइलेंस करने में काम आते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स में आपने पढ़ा है ना, एक्स बार बॉडी, याद कीजिए, है ना। एक्स बार बॉडी क्या होता है? फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं जिसमें से एक एक्स क्रोमोसोम फंक्शनल होता है जबकि दूसरी नॉन फंक्शनल होती है। क्यों? क्योंकि वो पूरी एक्स क्रोमोसोम हेटेरोक्रोमैटिन में कंडेंस होती है। ठीक है, समझ गए ना। तो वो हो गए टाइप्स ऑफ आरएनए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। ये रहा रेप्लिकेशन जो है टोटल 7 स्टेप पे डिपेंड करती है। ठीक है, पहला हो गया ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो डीएनए में जो ओडिसी सीक्वेंस होती है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसे हेलिकेज के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। हेलिकेज डिटेक्ट, हेलिकेज डिटेक्ट ओडिसी सीक्वेंस। ठीक है, और इस ओडिसी सीक्वेंस को कंटेन करने वाले जीन को क्या कहेंगे? वह जीन जो ओडिसी सीक्वेंस कंटेन करता है उसे हम लोग कहते हैं रेप्लिकोन, रेप्लिकोन। ठीक है, तो जिन में जो ओरिजिन सीक्वेंस है उस जिन को क्या कहेंगे? रेप्लिकोन, क्योंकि उस जिन को रेप्लिकेट किया जा सकता है। यूकैरियोट में ओडिसी सीक्वेंस मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोट क्या कहलाएगा? मल्टी रेप्लिकोनिक। यूकैरियोटिक कहलाएगा मल्टी रेप्लिकोनिक। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम का काम है ओडिसी सीक्वेंस पे बाइंड करना और उसे अनवाइंड करना। ठीक, फिर देखो यहां पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेशन। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म वो एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी वाले यूनिट स्टार्टिंग में नहीं कंटेन करती। ठीक है, मोनोफॉस्फेट वाले कंटेन करते हैं। तो जितने भी डीएएमपी है, ठीक है, या फिर डीटीएमपी है, या फिर डीसीएमपी है, या फिर डी क्या बच गया, जीएमपी है। ठीक है, इनको कन्वर्ट किया जाता है एनटीपी के फॉर्म में, डीएनटीपी के फॉर्म में। ठीक है, डीएनटीपी के फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, यहां पर एक एंजाइम है जिसे हम लोग कहते हैं पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, यहां पर एक एंजाइम है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाती है, ये डीएनए पॉलीमरेज नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगी? इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट के साथ कंबाइन करेगी और डीएनटीपी वाले यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी। यही डीएनटीपी, ठीक है, सबस्ट्रेट का काम करता है। ठीक है, यही डीएनटीपी सबस्ट्रेट का भी काम करता है। और बताइए क्या काम करता है? यस, डुअल नेचर शो करता है ना ये। हाँ, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इट इज एनर्जी मॉलिक्यूल, क्योंकि जब ये टूटेगा डीएनए पॉलीमरेज के पॉकेट में, जब ये टूटेगा तो यहां पर वो एनर्जी रिलीज करेगा ना। तो ये मैंने बताया था, एनसीईआरटी में लिखा है कि डीएनटीपी डुअल नेचर शो करता है, सबस्ट्रेट का भी काम करेगा, एनर्जी मॉलिक्यूल का भी काम करेगा। ठीक है, यही है। नेक्स्ट देखो, एक्सपोजर ऑफ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड। जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अनवाइंड हो जाती है ना, तो उसके दोनों डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाती है।
वो कोलैप्स ना कर जाए इसलिए यहां पर एसएसबी प्रोटीन बाइंड करती है, ठीक है, उसको कोलैप्स होने से बचाती है, ठीक है। दूसरा, जब ये दोनों स्ट्रैंड अनवाइंडेड है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, दोनों डीएनए टेम्पलेट का काम करेगी। तो जो एक्सपोज्ड पैरेंटल डीएनए है, बोथ डीएनए यहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है क्योंकि अनवाइंडेड है ना, और ये दोनों टेम्पलेट का काम करेंगे, बोथ एक्ट एज टेम्पलेट, ठीक, ये हो गया। तो जब ये अनवाइंडेड है और दोनों के सिंगल स्ट्रैंड यहां पर एक्सपोज्ड है, ठीक है, तो फिर यहां पे अब डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगी, करेगी ना, लेकिन नहीं, पहले आरएनए प्राइमेज बाइंड करेगा। एक्सपोज डीएनए के साथ प्राइमेज पहले बाइंड करेगी, क्यों? ताकि वो डीएनए के दोनों टेम्पलेट पे आरएनए प्राइमर लगा सके। तो वह डीएनए, ठीक है, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाली टेम्पलेट है, ठीक है, वह डीएनए जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाली टेम्पलेट डीएनए है, उसमें स्टार्टिंग में एक आरएनए प्राइमर लगेगा। लेकिन वह डीएनए जिसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उस डीएनए में बहुत सारे प्राइमर लगेंगे ताकि ओकाजाकी फ्रैगमेंट बन सके, ठीक है। तो यहां पर देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या बनाएगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो है ये लीडिंग स्ट्रैंड पैदा करेगी, लीडिंग स्ट्रैंड, जबकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या पैदा करेगी बताइए, लैगिंग, यानी कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ठीक है। ये फ्रैगमेंट आगे पैदा करेगी, लेकिन जब प्राइमर लगा हुआ तो उसे क्या कहेंगे, उसे केवल आरएनए प्राइमर कहेंगे। लेकिन आरएनए प्राइमर को जब डीएनए से रिप्लेस किया जाएगा तो उसे कहेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग आरएनए प्राइमर के फ्रैगमेंट को भी ओकाजाकी फ्रैगमेंट कह देते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में इसका कोई डेफिनेशन पार्टिकुलर नहीं दिया है। रेफरेंस में लिखा हुआ है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट डीएनए फ्रैगमेंट है जो आरएनए प्राइमर को रिप्लेस होने के बाद आया है, ठीक है, आरएनए प्राइमर को रिप्लेस होने के बाद आया। नेक्स्ट देखो, बेस पेयरिंग, जब ये अनवाइंडेड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये दोनों अनवाइंडेड है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड एक्सपोज्ड डीएनए। अब इसमें क्या होगा, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड इसके साथ पेयर करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड इसके साथ पेयर करेंगे, ठीक है, उसे कहते हैं बेस पेयरिंग, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये वाली रिएक्शन रिवर्स होगी, जितने भी डीएनटीपी है वो डीएनएमपी में टूटेगी, है ना, और डीएनए के साथ बेस पेयर कर चुकी है, तो उसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज 3, उसके बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है डीएनए पॉलीमरेज 3 बनाएगी, ठीक है। तो न्यू स्ट्रैंड की जो फॉर्मेशन होगी उसमें न्यू स्ट्रैंड दो प्रकार की होगी, एक होगी लीडिंग और दूसरी होगी लैगिंग, ये स्ट्रैंड फॉर्मेशन होगी ना लीडिंग में, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बनाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है ना, तो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज 3 है, डीएनए पॉलीमरेज 3, और लैगिंग में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रूफ रीडिंग करेगा, ठीक है, प्रूफ रीडिंग करके वो क्या करेगा, डीएनए फ्रैगमेंट लगा देगा, उसको कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो उस ओकाजाकी फ्रैगमेंट के बीच में गैप होगा ना, उस गैप को फिल करने के लिए वहां पर कौन सी एंजाइम काम आती है, डीएनए लाइगेज काम आती है ना, तो यहां पे होगा डीएनए लाइगेज, यहां पे लैगिंग के लिए डीएनए लाइगेज, ठीक। अब देखो यहां पे प्रूफ रीडिंग की बात आती है, ठीक, प्रूफ रीडिंग किसके द्वारा की जाती है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 1, जितने भी प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं सबके पास प्रूफ रीडिंग की फैसिलिटी होती है, ठीक है। यहां पर हम लोग जो रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं यहां पे केवल दो ही प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज के रोल पढ़ रहे हैं, पहला हो गया डीएनए पॉलीमरेज 3 जो लीडिंग स्ट्रैंड में काम कर रही है, और दूसरा डीएनए पॉलीमरेज 1 जो कि लैगिंग स्ट्रैंड में ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनाने का काम कर रहा है, आरएनए प्राइमर को हटा के ओकाजाकी फ्रैगमेंट वहां पर अटैच कर रहा है, ठीक है। इट मींस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज 1 में ज्यादा है, ठीक है, और नॉर्मल है डीएनए पॉलीमरेज 3 में। तो यहां पे हो गए डीएनए
पॉलीमरेज 1 और 3, ये दो हो गए, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 और 3। ओके, ये तो हो गए नॉर्मल सा, मैंने आप लोगों को एक स्केचिंग कर दिया यहाँ पे। अब इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है। सबसे पहले देखो ये डायग्राम, ठीक। इस डायग्राम में ये जो डीएनए है यहाँ पर क्या हो गई, अनवाइंड हो गई। जब ये अनवाइंड हो गई तो क्या बना दी, रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क के दोनों डीएनए एक्सपोज्ड। अब ये जो एक्सपोज्ड है, ठीक है, इसके दोनों डीएनए टेम्पलेट का काम करेगी। एक टेम्पलेट क्या होगी 5' to 3' और दूसरी टेम्पलेट होगी 3' to 5', ठीक है। जो यहां पे 5' to 3' टेम्पलेट है, 5' to 3' टेम्पलेट, ठीक है, यहां पे शो किया गया है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड यहां पे बन रही है, ये देखो लीडिंग स्ट्रैंड यहां पे जो बन रही है वो बन रही है 3' to 5' डायरेक्शन में लीडिंग स्ट्रैंड, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वह टेम्पलेट जो कि 3' to 5' है, 3' to 5' टेम्पलेट, इस पे क्या बन रही है बताओ भाई। जो टेम्पलेट 3' to 5' है उस पे बन रही है 5' to 3' लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो लैगिंग स्ट्रैंड है क्या, इट इज कलेक्शन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट आफ्टर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो जब ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ठीक है, यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करती है, फॉस्फो डाइस्टर, ठीक है, डाइस्टर फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, तब इससे एक बड़ी सी डीएनए बनती है जिसे हम लोग कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। आरएनए प्राइमर को रिप्लेस किसने किया, डीएनए पॉलीमरेज 1 ने। किससे रिप्लेस किया, छोटे छोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स, उसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहेंगे। ओकाजाकी फ्रैगमेंट में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसने बनाया, डीएनए लैगेज ने। डीएनए लैगेज ने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाया, तो उससे फिर क्या पैदा हुआ, लॉन्ग लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो लैगिंग स्ट्रैंड बड़ी होती है और ओकाजाकी फ्रैगमेंट छोटी छोटी डीएनए फ्रैगमेंट, या फिर आरएनए प्राइमर, ये कह सकते हो, ठीक है। यहां पर डीएनए फ्रैगमेंट को ओकाजाकी फ्रैगमेंट से रिप्रेजेंट किया गया है कि डीएनए फ्रैगमेंट जब डीएनए लैगेज के द्वारा कंबाइन कर दी जाती है तो फिर लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, बताइए क्या होगा आंसर। सी होगा, शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। अब समझ गए ना, ठीक। पिछले क्लास में मैंने गलती से ओकाजाकी फ्रैगमेंट को आरएनए प्राइमर कह दिया था, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने सुधार दिया है, ठीक है। वो डीएनए फ्रैगमेंट, आरएनए फ्रैगमेंट नहीं है वो। आरएनए प्राइमर कौन बनाएगा, प्राइमेज एंजाइम बनाएगा। उसको रिप्लेस कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1। जब डीएनए पॉलीमरेज उसे रिप्लेस करेगी तो वहाँ पे एक इंटैक्ट छोटे छोटे डीएनए फ्रैगमेंट बना देगा, आरएनए प्राइमर को पूरा निकाल देगा, ठीक है। तो वही है डीएनए फ्रैगमेंट जिसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा था, ठीक। ये साइंटिस्ट का नाम है। नेक्स्ट देखिए, तो सबसे पहले डीएनए पॉलीमराइजेशन में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए, वहां पर हेलिकेज एंजाइम उसको डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद उसे वो अनवाइंड करेगा। ये पहला स्टेप है ना। दूसरा स्टेप क्या है भाई, जब वो अनवाइंड होगी तो वो कोलैप्स ना कर जाए तो वहां पे एसएसबी प्रोटीन बाइंड कर जाएगी, इससे डीएनए एक्सपोज्ड हो जाएगा। एक्सपोज्ड होने के बाद तीसरा कंडीशन यहाँ क्या होगा, जो रेप्लिकेशन फॉर्क बन चुकी है उसमें प्राइमेज एंजाइम है ना, प्राइमेज एंजाइम इंटर करेगा दोनों जगह, लीडिंग वाले स्ट्रैंड में भी और लैगिंग वाले पे भी। लीडिंग वाले में थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाएगा आरएनए प्राइमर, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग डबल स्ट्रैंड, ठीक है। और यहां पर भी बनाएगा ताकि एक पे क्या अटैच हो सके, एक पे अटैच हो सके डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जब उसको इलोंगेट करेगा, ठीक है, इलोंगेट करेगा तो उस समय क्या होगा बताइए, लीडिंग स्ट्रैंड तो बनते चले जाएंगे, आरएनए प्राइमर को रिप्लेस कर देगा जो प्लेटफॉर्म है, और लीडिंग स्ट्रैंड बनता चला जाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड को प्राइमेज बनाता चला जाएगा।
लैगिंग के डीएनए, लैगिंग के आरएनए को रिप्लेस करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, ये वाली एक्टिविटी बहुत टफ है। लीडिंग में कुछ और हो रहा है, लैगिंग में कुछ और हो रहा है ना। उसके बाद फिर ये जो रेप्लिकेशन है ये इसी तरह से चलती रहेगी जब तक पूरी रेप्लिकेशन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम लोग रेप्लिकेशन के मोड को 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन की कोई साइट नहीं है, ठीक है, जब तक वो ओडीसी से फिर ओडीसी में ना पहुंच जाए, यही हो सकता ना। ठीक है, यहाँ पे इनिशिएशन और इलोंगेशन मायने रखता है। ठीक, टर्मिनेशन की कोई साइट यहाँ नहीं बताई गई है। ट्रांसक्रिप्शन में देखो 3 फेज है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ट्रांसलेशन में भी 3 फेज है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन में 3 फेज, रियलिटी में 3 फेज नहीं है, केवल इनिशिएशन और इलोंगेशन है। ठीक है, इनिशिएशन एंड इलोंगेशन है, यहां तक समझ गए। ठीक, टर्मिनेशन में मान लो डीएनए पॉलीमरेज एक डीएनए से हटना चाहती है, तो जब कभी भी डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, यहां पर सबसे लास्ट में आ चुकी है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, लास्ट के इस वाले एंड को छोड़ देगी जो कि टेलोमेयर वाले डीएनए होते हैं। टेलोमेयर डीएनए, टेलोमेयर डीएनए के कुछ डीएनए लास्ट में छूट जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि जापानीज लोग बहुत लंबे समय तक जीते हैं, क्योंकि उसके जो टेलोमेरिक एंड है 1000 गुना डुप्लीकेटेड होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग उससे कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, उसके टेलोमेरिक एंड में जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जिनके, वो 1000 गुना डुप्लीकेटेड होते हैं, और इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज 3 उसके लीडिंग स्ट्रैंड को छोड़ता चला जाता है, उसको वो मतलब रेप्लिकेट नहीं कर पाता। समझ रहे हो ना। ठीक, इससे क्या होता है, एक स्टेम सेल में यदि ये एक्टिविटी होगी, मान लो 50 बार हुई, हम लोगों में टेलोमेरिक एंड 50 बार रिपीटेड। ठीक है, तो हमारे सेल में, हमारे स्टेम सेल में यदि टेलोमेरिक एंड 50 बार रिपीटेड है, तो हमारी सेल 50 बार ही सेल डिवीजन ठीक से कर पाएगी, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हर सेल डिवीजन में 4 से 5 नाइट्रोजन बेस छोड़ देगा, यानी एक सीक्वेंस को छोड़ता चला जाएगा, रिपीटेड सीक्वेंस को। तो ये जो टैंडम रिपीट जो पाई जाती है यहाँ पे टेलोमेयर में, टैंडम रिपीट डीएनए, लगातार रिपीट डीएनए, ठीक है, ये छूटती चली जाएगी। ठीक है, टैंडम रिपीट ये जो है हर सेल डिवीजन में छूटती चली जाएगी। जापानीज के ये 1000 हैं, इसलिए वो 1000 सेल डिवीजन भी करेगा तो उसके स्टेम सेल डिफेक्टिव नहीं होंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को, है ना। ये हुई उसकी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में टेलोमेरिक एंड के बारे में आप बता सकते हो। तो अब इसको फिर से देखो, यदि हम लोग बात करते हैं डीएनए के इनिशिएशन की, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो इसमें आप क्या क्या लिखोगे। डीएनए को यदि आपने एक्सपोज्ड कर दिया, वही उसकी इनिशिएशन है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने डीएनए लिया, डीएनए को आपने क्या कर दिया, रेप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और इसमें एसएसबी प्रोटीन लगा दिया, एसएसबी प्रोटीन लगा दिया, ये हो गई इनिशिएशन। तो कौन कौन सी स्टेप यहाँ पे आएगी, पहले डिटेक्शन ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा अनवाइंडिंग बाय हेलिकेज, तीसरा एसएसबी प्रोटीन बाइंडिंग, है ना, ये 3 चीज तो आएगा ना। ठीक है, ये हो गया इनिशिएशन। अब चौथा स्टेप क्या होगा, प्राइमर। हाँ, प्राइमर ना, प्राइमर की बाइंडिंग भी इनिशिएशन में आएगी। तो इनिशिएशन में देखो क्या क्या चीजें आ गई, डिटेक्शन ऑफ ओडीसी, डिटेक्शन, पतला कर देता हूं मैं, हाँ, डिटेक्शन ऑफ ओडीसी। ठीक, दूसरा बताइए क्या आएगा, ओडीसी को डिटेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा, हेलिकेज के द्वारा ना। फिर हेलिकेज क्या करेगा, उसको अनवाइंडिंग करेगा, हेलिकेज परफॉर्म अनवाइंडिंग, यहाँ पे वो हाइड्रोजन ब्रेक करेगा। ठीक है, इसके लिए ये एटीपी कंज्यूम करेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट क्या होगा बताइए, जब ये अनवाइंड कर जाएगी तो वहां पे रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगी ना। ठीक है, तो वाई फॉर्क विल बी प्रेजेंट हियर, वाई फॉर्क को स्टैब्लिश किसके द्वारा किया जाएगा, एसएसबी प्रोटीन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा बताइए और क्या किया जाएगा, जब ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन चुका होगा तो उसमें प्राइमर बाइंड होगा। ठीक है, तो प्राइमेज एंजाइम, प्राइमेज फॉर्म प्राइमर इन बोथ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इन बोथ टेम्पलेट डीएनए। देखो टेम्पलेट डीएनए मैंने बोथ लिखा है यहाँ पे, ये याद रखना,
टेम्पलेट डीएनए मैंने यहाँ पे बोथ लिखा है क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों टेम्पलेट का काम करेगा। ठीक है, एक टेम्पलेट है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसमें सिंगल प्राइमर अटैच होगा इनिशियल स्टेज पे, सिंगल प्राइमर एट इनिशियल साइट। ये बताओ कहां पे अटैच होगा? जब आप रेप्लिकेशन फॉर्क बना दिए, ठीक है, ये हो गई 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये बताओ कहां पे अटैच होगा? यहां से स्टार्ट होती है ना, ठीक है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम हुई यहां से यहां तक, यहां पे अटैच होगी। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सॉरी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जहां पे सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होती है, वहां पे जो एक्सपोज्ड 3 प्राइम ओएच है ना, वहां पे जो एक्सपोज्ड 3 प्राइम एरिया है वहीं से प्राइमर उसे डिटेक्ट कर लेगी। ठीक है, और उस वहां पर प्राइमर अटैच करना चाहेगी। ठीक है, तो ये लॉन्ग डीएनए में प्राइमर यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, प्राइमर को मैं कुछ अलग कलर में बना देता हूँ, ये रहा प्राइमर। ठीक है, अब इसमें डबल स्ट्रैंडेड कंडीशन हो गई ना, तो बताओ इसमें डीएनए पॉलीमरेज आसानी से बाइंड कर सकता है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 एक सुपरस्टार है। ठीक है, उसको डीएनए पे बाइंड करने के लिए डबल स्ट्रैंडेड प्लेटफॉर्म चाहिए। केवल डीएनए पॉलीमरेज 3 के साथ ये बात नहीं है, 1 के साथ भी वही बात है। अब देखो यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो स्ट्रैंड है उसमें मल्टीपल प्राइमर्स लग सकते हैं ना, मल्टीपल प्राइमर लगेगा यहाँ पे प्राइमर जो है मल्टीपल प्राइमर बनाएगा, एक प्राइमर नहीं बनाएगा, बहुत सारे प्राइमर बनाएगा। तो देखो यहाँ पे एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया, मैंने 3 प्राइमर यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 आगे जाके डिटेक्ट करेगा। प्राइमर तो अपना काम कर दिया ना। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज 1 जब आएगी तो वो भी तो डबल स्ट्रैंडेड प्लेटफॉर्म पे ही बाइंड कर रही है। ठीक है, यदि डीएनए पॉलीमरेज 1 पावरफुल होती तो वो सिंगल स्टैंडर्ड पे भी काम कर सकती थी, नहीं कर रही है। उसको भी डबल स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि वहां पर वो बैठ सके। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज को डबल स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म चाहिए, इसलिए आरएनए प्राइमर लगाना पड़ता है। ठीक, यहां तक समझ गए ना? ये हो गई इनिशिएशन स्टेप। ठीक, तो इनिशिएशन ही बहुत ही ज्यादा टफ। इनिशिएशन में डीएनए को पहले एक्सपोज करना पड़ता है। ठीक है, और उसमें प्राइमर लगाना पड़ता है ताकि डीएनए पॉलीमरेज चाहे दोनों प्रकार के, ठीक है, पॉलीमरेज 3 हो चाहे पॉलीमरेज 1 हो, वो बाद में आके उस पर बाइंड करके उसको इलोंगेट कर सके या फिर प्रूफ रीड कर सके। डीएनए पॉलीमरेज 3 इलोंगेट करेगा, यदि कोई बेस पेयर को वो मिसमैच करेगा तो वापस आके फिर से उसको ठीक करेगा। ठीक है, और जबकि डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रूफ रीड करेगा क्योंकि जो प्राइमर वहां पे लग चुकी है उस प्राइमर को वो ठीक करेगा। ठीक, ओके, अब देखो यहां पे क्वेश्चन आता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है, क्या वो फर्स्ट प्राइमर को प्रूफ रीड करता है? क्या फर्स्ट प्राइमर को प्रूफ रीड करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इज अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट, अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन यूरेसिल एंड थायमिन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 को ये पता ही नहीं होता कि यूरेसिल और थायमिन में क्या डिफरेंस है, तो फिर बताओ फिर कौन इसे प्रूफ रीड करेगा आरएनए प्राइमर को? डीएनए पॉलीमरेज 3 नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ऐसे इस बेस में यदि डीएनए पॉलीमरेज 3 ने कुछ गड़बड़ी की है तो वो थोड़ा सा रिवर्स आकर के उसको ठीक कर देगा, लेकिन जो फर्स्ट में जो प्राइमर लगा है उसको वो ठीक नहीं कर पाएगा। ठीक, लास्ट बेंच, लास्ट बेंच, मैं इसको बार बार रिपीट करूंगा। ठीक है, इसको मैं बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि देखो मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं ना वो एनसीईआरटी में उतना नहीं बताया गया है। ठीक है, मैंने बताया कि अब ये जो टॉपिक है फिर से एमबीबीएस में रिपीट होगा या कोई हायर क्लास में रिपीट होगा। ठीक, अब हर जगह लिखा हुआ, तुम्हारे मॉड्यूल में भी देखो डीएनए रेप्लिकेशन बहुत डिटेल से लिखा हुआ है, इसीलिए मुझे जो है डिटेल से बताना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो फिर मैं नहीं बताता, मैं स्किप करके निकल जाता। सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है, लेकिन मेरे बताने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो अच्छी बात है ना। ठीक है, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम है डायरेक्ट मेरे से पूछिए। ठीक,
इससे क्या होगा ना, आप भी एक्टिव रहोगे। जैसे आप पूछ सकते हो ना, सर ये वाला चीज़ फिर से बताइए, पूछ सकते हो ना आप। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपके पास आया हूँ डिस्कशन करने के लिए। जितना आप मेरे साथ डिस्कशन करोगे ना, आप उतना इंप्रूव करोगे। ठीक, नहीं तो फिर सब लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ लेते क्या? ऑनलाइन में कुछ नहीं दिखा है, एक बार सुनते सुनते जानते हो रिजिडिटी आ जाती है। ठीक है, 2 महीने तक ठीक पढ़ाई होती है, तीसरे महीने जो है ना, कभी कान खराब होने लगते, कभी आंख खराब होने लगते, कभी अंदर साइकोलॉजिकल एक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, बहुत लोगों के केसेस आ रहे हैं ऐसा। ठीक है, जो 2 महीने में नहीं परेशान हुए वो 4 महीने में परेशान होते हैं, जो 4 महीने में परेशान नहीं वो मैक्सिमम 7 मंथ होते होते परेशान हो जाते हैं। ठीक, बाद में फिर ये इंटरेक्टिव क्लास ही काम आती है, डिस्कशन ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप पापा मम्मी से बातें करते हो, ठीक है, अपने दोस्तों से बातें करते हो, भाई बहन से बातें करते हो, उसी तरह से टीचर से भी डिस्कस किया करो। ठीक, डिस्कस करोगे टॉपिक, अपने आप क्लियर हो, डिस्कस नहीं करोगे पीछे रहोगे। ठीक है, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो कम से कम 10 किताबें पढ़ के आया हूँ ना। ठीक, और तुम्हें मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखना है, ये मानते हो कि नहीं? मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगा तभी तो 100% नंबर ला के दिखाओगे, 720 में 720 लाओगे। ठीक है, तो इसीलिए तुम मेरे से ही डिस्कस करोगे तो मेरे से आगे निकल जाओगे। ठीक, तुम लोग सोच रहे हो कैसे निकलोगे? अरे भाई मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, तुम लोग अभी यंग हो, है ना? तुम लोगों में जो आईक्यू लेवल है अभी, ठीक है, डेवलपिंग मोड में, तुम लोग ज़्यादा डेवलप करोगे। ठीक, अंतर यह है कि आप लोग भी रिवीजन स्ट्रैटेजी मजबूत बनाओ, डिस्कशन करो। ठीक है, डिस्कशन करोगे, तुम्हें पता चल जाएगा सर का लेवल ये है तो मैं ये इससे भी ज़्यादा लेवल शो कर सकता हूँ। ठीक है, डिस्कशन नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, ये सच्चाई है। तुम्हें मेरे से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। ठीक, तभी तो फिजिक्स में भी उतनी नॉलेज होगी, केमिस्ट्री में भी उतनी नॉलेज होगी, बॉटनी में भी और जूलॉजी में भी, तब जाकर के तुम 720 में 720 लाओगे। और ये सब एनसीईआरटी से ही आने हैं। एनसीईआरटी ही वह सागर है जिससे तुम्हें मोती निकालना है, समझ रहे हो? और इसी पे देखो मैं भी हूँ, इसी पे तुम लोग भी हो। मैं भी क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी ही तो पढ़ा रहा हूँ, और उसी में ही तुम्हारी कमांड भी एनसीईआरटी की उतनी है जितनी मेरी है, तब तुम्हारे एग्जाम निकलेगी। समझ गए? इसीलिए ध्यान दो, डिस्कशन करो। ठीक है, इंटरेक्टिव बनो, जितना डिस्कशन करोगे ना उतना फायदा होगा। ऑनलाइन में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, ये तो वही हो गई, आज गए थे सिनेमा हॉल, मूवी देख के आए, ठीक है, 2 साल के बाद उस मूवी को भूल गए, फिर कुछ याद नहीं रहेगा, फिर दोबारा देखोगे तो फिर से हंसोगे। अब जैसे वेलकम मूवी है, जब जब देखते हो तुम्हें हमेशा सीन नया लगता है ना? ऐसा ही होता है ना भाई, तो जो भी हंसी वाली मूवी होती है वो हम लोग ज़्यादा देखते हैं। ठीक, तो मूवी बन के रह जाएगा ये सब, मूवी मत बनाओ, इसको डिस्कशन मोड में लाओ। ठीक है, तो सभी को डिस्कस कीजिए, कुछ भी कहीं भी कोई टॉपिक है, इससे क्या होगा, ऑल नॉलेज आप लोग को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, इनिशिएशन में ओरिसिट्स का डिटेक्शन होता है, हेलिकेज उसे अनवाइंड करती है, वाई रेप्लिकेशन फॉग बनता है, वो कोलैप्स ना कर जाए इसलिए एसएसबी प्रोटीन वहाँ बाइंड करती है, फिर प्राइमेज वहाँ पर आकर के प्राइमर बना देता है। इनिशिएशन में इतने 4 स्टेप होते हैं। इनिशिएशन में ओरिसी को डिटेक्ट कौन करेगा? हेलिकेज, फिर हेलिकेज उसे अनवाइंड करेगा, तब क्या बनेगा? रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क वापस कोलैप्स ना कर जाए तो वहाँ पर एसएसबी प्रोटीन बाइंड करेगी। ठीक है, अब जब वो कोलैप्स नहीं कर रही, एक्सपोज हो चुकी है डीएनए वाई वाई फॉर्क के रूप में, ठीक है, तो फिर उसमें एक और काम होगा, प्राइमर का बाइंडिंग, है ना? इतने स्ट्रक्चर जो बन गए वो कहलाएगा इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक, तो इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होती है, डिस्कस कीजिए सभी लोग, आप लोग एक दूसरे से। इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन एक दूसरे को बताओ, 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। तो देखिए यहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जो है कभी भी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, ये एनसीईआरटी लाइन है ना। डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ऑन कैन नॉट इनिशिएट प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो इनिशिएशन का काम किसका है?
डीएनए पॉलीमरेज का नहीं है, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन नहीं करता। क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज? इलोंगेशन करता है। डीएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन करता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक, डायरेक्ट लिख देता है ना तो अच्छा रहता है कि डीएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन करता है। इसने घुमा के लिखा है कि डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएट नहीं कर सकता है। तो इनिशिएशन कौन करेगी? हेलिकेज, एसएसबी प्रोटीन, प्राइमेज, तीन चीजें है ना, हेलिकेज, एसएसबी प्रोटीन और प्राइमेज। ये हो गया डिस्कशन। ठीक, सेकंड देखो, रेप्लिकेशन अपने आप कहीं से स्टार्ट नहीं हो सकती, वो एक पार्टिकुलर जगह से स्टार्ट होगी, उसे हम लोग कहेंगे ओडीसी सीक्वेंस। ठीक है, ई कोलाई में एक डेफिनेट रीजन पाई जाती है जहां पर रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होती है, मतलब एक ऐसी रेप्लिकेशन जहां रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होती है, ठीक है, वो है ओडीसी सीक्वेंस। वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, ओरिजिनेट होती है जरूर, लेकिन इलोंगेट नहीं होती, क्योंकि यहां पर ओरिजिनेशन के लिए प्राइमेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ गए? ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन की जो इनिशिएशन है किसके द्वारा होती है? प्राइमर के द्वारा होती है ना। डीएनए रेप्लिकेशन की जो इनिशिएशन है वो प्राइमर के द्वारा हुई है, रियल डीएनए के द्वारा नहीं हुई है। ठीक, तो प्राइमर ही है जो रेप्लिकेशन को ओरिजिनेट करता है। तो रेप्लिकेशन को ओरिजिनेट कौन करता है? प्राइमर एक्सटेंशन। प्राइमर एक्सटेंशन जो यहां पे हो रही है वो रेप्लिकेशन को ओरिजिनेट कर रही है। ये क्लियर हो गया? इसीलिए ऐसे रीजन को हम लोग ओडिसी कहते हैं, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक, इस शीरीषा कोलाई में से रेप्लिकोन कहेंगे, और जबकि यूकैरियोट में रेप्लिकोन मल्टीपल साइट में होती है, इसलिए हम लोग उसे मल्टी रेप्लिकोनिक कहेंगे, मल्टी रेप्लिकोनिक। ठीक, नेक्स्ट देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, बायोटेक। ठीक है, तो बायोटेक में वेक्टर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि उसमें ओडीसी सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया में जो वेक्टर होती है और उसमें ओडीसी सीक्वेंस होती है, इसी के मदद से डीएनए रेप्लिकेशन किया जा सकता है। हम लोग करते क्या है, इस वेक्टर का हैप्पी बर्थडे करते हैं, हाँ कट करते हैं, कट करके यहाँ पे फॉरेन डीएनए अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेन डीएनए अटैच कर दो। सपोज मैंने यहाँ पे इसको कट किया और यहाँ पे फॉरेन डीएनए अटैच कर दिया इस तरीके से। ओके, अब इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ये रहा फॉरेन डीएनए। अब ये बताओ, इसके पास ओडीसी सीक्वेंस है, इसलिए इस फॉरेन डीएनए का भी डुप्लीकेशन होगा वेक्टर के साथ। यहां पे वेक्टर है प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड इज ए टाइप ऑफ, हाँ, वेक्टर। ठीक, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को वेक्टर की जरूरत होती है ताकि वो उसके ओडीसी सीक्वेंस का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो एक पीस ऑफ डीएनए जिसमें हम लोग रिकॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, या एक पीस ऑफ डीएनए जिसको हम लोग रेप्लिकेट करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए? तो एक पीस ऑफ डीएनए जो रिकॉम्बिनेशन करना चाहती है, एक वो, और एक पीस ऑफ डीएनए जो डुप्लीकेट करना चाहती है। ठीक है, उसमें क्या क्या फीचर होनी चाहिए ये बताइए। डीएनए का वह टुकड़ा जो रिकॉम्बिनेशन करना चाहती है, क्या फीचर होनी चाहिए उसमें? हाँ, डीएनए का वह टुकड़ा जो रिकॉम्बिनेशन करना चाहती है वो वेक्टर के रूप में बिहेव करना चाहिए, बिकॉज इट हैज ओडीसी सीक्वेंस। ठीक है, और डीएनए का वह टुकड़ा जो डुप्लीकेट करना चाहते हैं उसके पास ओडीसी नहीं है, तो उसको क्या करोगे, इस डीएनए को इसमें अटैच करोगे ना। ठीक है, तो जो फॉरेन डीएनए उसको आप क्या करोगे, आप उसे अटैच कर दोगे वेक्टर में, अटैच इन वेक्टर। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे, वेक्टर को कटिंग करोगे तो उसमें पेस्टिंग करोगे। वेक्टर की कटिंग के लिए, ठीक है, वेक्टर की कटिंग के लिए हम लोग एक एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। और उसी वेक्टर में फॉरेन डीएनए को अटैच करने के लिए एक और एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, क्या नाम है उसका?
अटैचमेंट के लिए लाइगेज, वेरी गुड, डीएनए लाइगेज। ठीक है, ये है डिस्कशन। तो डिस्कशन कीजिए, ठीक है, पढ़ना नहीं है, पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं होने ज्यादा। ठीक, इसलिए वेक्टर जो है हमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करता है। तो एक डीएनए का टुकड़ा जिसको आप डुप्लीकेट करना चाहते हो तो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सहायता लेना होगा। करना क्या होगा, एक वेक्टर ले लो, उसके वेक्टर में रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से उसकी कटिंग कर दो और वहां पर फिर क्या करोगे, फॉरेन डीएनए को अटैच कर दोगे बाय डीएनए लाइगेज, फिर उसे हिस्टेरिसीआ कोलाई में ट्रांसफर कर दोगे। जैसे जैसे हिस्टेरिसीआ कोलाई डुप्लीकेट होगी उसके अंदर की वेक्टर भी डुप्लीकेट होगी। ठीक है, इसी तरीके से उनके डीएनए, ये वाली पीस ऑफ डीएनए भी डुप्लीकेट होता चला जाएगा। तो वेक्टर एक ऐसा व्हीकल है जिसमें हम लोग डीएनए को डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें ओरिसी सीक्वेंस पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। यहां पर जितने भी डीएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी, डीटीएमपी, ये सब के सब रेप्लिकेशन फॉर्क में काम आएगी, आएगी ना। प्राइमर के बाद हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमर में तो एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, टीएमपी काम आती, सॉरी यूएमपी काम आती है प्राइमर में। अब हम लोग बात कर रहे हैं इलोंगेशन की। इलोंगेशन में, रेप्लिकेशन फॉर्क में डीएनए पॉलीमरेज जब बाइंड कर जाती है तो उसे किस चीज की जरूरत होगी, ये वाले फॉर्म की जरूरत होगी। ठीक है, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीटीपी, ये सब मोनोमर है जो यहां पर, ठीक है, बेस पेयरिंग करके अटैच करेंगे। जैसे मान लो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज है और इसके पास एक नाइट्रोजन बेस है जिसका नाम है गुआनिन। तो बताओ गुआनिन के साथ कौन अटैच करेगा, गुआनिन के साथ सीटीपी अटैच करना चाहेगी, डीसीटीपी। डीसीटीपी पहले यहां कन्वर्ट हो जाएगी डीसीएमपी में, डीसीएमपी में, फिर ये इसके साथ पेयर करेगी, डीसीएमपी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो यही पे हुआ। पहले आप इन सभी मोनोमर को जब ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करोगे तभी ये यहां पर काम आएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में, इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म, इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म जितने भी डीएनएमपी के मोनोमर है, ठीक है, ये सभी के सभी फॉस्फोरिलेज एंजाइम की मदद से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करती है और एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पे, डीएनएमपी को, ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है डीएनटीपी में। इसके लिए यहाँ पर दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको हम लोग कहते हैं पीपीआई। दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे हम लोग पीपीआई कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तो मोनोमर यहां पे जो है डीएनटीपी वो न्यूक्लियोप्लाज्म में ही तैयार की जाती है, समझ गए। तो डीएनए इलोंगेशन के लिए मोनोमर चाहिए, वो मोनोमर कौन सी होगी, एनटीपी वाली, वो सब न्यूक्लियोप्लाज्म में तैयार की जाएगी। ठीक है, ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप देखिए, एक्सपोजर ऑफ पैरेंटल डीएनए। डीएनए स्ट्रैंड जो थी यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क के रूप में वो एक्सपोज रही होगी, कैसी बताओ, हेलिकेज एंजाइम एसएसबी प्रोटीन के जरिए। ठीक है, प्लस डीएनए पॉलीमरेज जब यहाँ पे दौड़ेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो डीएनए है इस तरीके से स्ट्रेन हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी ना। ये जो स्ट्रेन है इतनी ज्यादा हो जाएगी कि यहाँ पे सुपर कॉइलिंग देखी जाएगी। ये स्ट्रेन इतनी ज्यादा यहाँ पर कंडेंस होती चली जाएगी कि ये सुपर कॉइल्ड हो जाएगी। सुपर कॉइल्ड को लूज करने के लिए टोपोआइसोमेरेज का जरूरत होता है। सुपर कॉइलिंग इज लूजन बाय टोपोआइसोमेरेज एक्टिविटी, टोपोआइसोमेरेज एक्टिविटी। ठीक है, हिस्टेरिसीआ कोलाई में टोपोआइसोमेरेज को क्या कहते हैं, हिस्टेरिसीआ कोलाई में इसे डीएनए गैरेज कहते हैं, डीएनए गैरेज। ठीक है, ये स्टेप तो मैंने बता दिया। तो एक्सपोजर ऑफ पैरेंटल डीएनए में हेलिकेज, एसएसबी और टोपोआइसोमेरेज यहां पे काम करे एक्सपोजर में। ठीक है, लेकिन एक्सपोजर के इनिशिएशन में हेलिकेज और एसएसबी काम करेगी इनिशिएशन में, और टोपोआइसोमेरेज इलोंगेशन के टाइम पे काम आएगा।
इलोंगेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि जब डीएनए पॉलीमरेज दौड़ेगी तभी तो टोपोआइसोमरेज इस सुपर कॉइलिंग को लूज करेगा, ठीक है, और आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। ठीक, एनसीईआरटी ने मेरे ख्याल से एक्सपोजर में इसको रख रखा है। ठीक, तो देखो एनसीईआरटी में क्या है, ये रहा, हेलिकेज एक्ट ओवर द ओडीसी साइट, सबसे पहला स्टेप, जिसे हम लोग अनवाइंडेज भी कहेंगे। फिर ये क्या करेगा, दोनों डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड करेगी। ओके, कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो एटीपी की हेल्प लेगा, इट रिक्वायर एटीपी। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूमिंग एंजाइम इज द हेलिकेज। क्या डीएनए पॉलीमरेज एनर्जी कंज्यूम करता है? नहीं। क्या डीएनए लाइगेज एनर्जी कंज्यूम करता है? नहीं, लेकिन हेलिकेज कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो, यहां पर क्या होगा, वाई फॉल का फिर फॉर्मेशन होगा। अब ये सिंगल स्ट्रैंड एक्सपोज्ड है, वो कोलैप्स ना कर जाए इसलिए यहां पे एक प्रोटीन है एसएसबीपी, मींस सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को? तो पहले हेलिकेज उसे अनवाइंड करेगी और इसी साइट को अनवाइंड करने के लिए वो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगी, इसके लिए वो एटीपी कंज्यूम करेगी। ठीक है, ये एटीपी उसके डीएनए में कहीं काम नहीं आएगा, हेलिकेज उसे खा रही है। ठीक है, हेलिकेज उसे कंज्यूम कर रही है, तो ये इट इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक, ये गिब्स फ्री एनर्जी के अंतर्गत नहीं आएगा, इट इज एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन में? न्यूक्लियोप्लाज्म में जब डीएनएमपी को डीएनटीपी में कन्वर्ट किया जा रहा था, एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट बनाया जा रहा था, तो वो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है। इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट उसमें अटैच कर दिए ना, तो जब डीएनएमपी को डीएनटीपी में कन्वर्ट किया जा रहा है तो वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा, हेलिकेज जब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दे तो भी ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जब उसको इलोंगेट करेगा तो वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट ऑलरेडी पहले से ही एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट अपने आप वहां पर एनर्जी देगी, फ्री का एनर्जी, जिसे हम लोग कहेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। इसलिए डीएनए पॉलीमराइजेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, तो ड्यू टू अनवाइंडिंग एक सुपर कॉइलिंग डेवलप होती है। इसको कॉइलिंग नहीं कहोगे, क्या कहोगे? सुपर कॉइलिंग। कॉइलिंग का मतलब क्या होता है? डीएनए तो खुद कॉइल था, डीएनए जो था डबल स्ट्रैंड वो तो खुद कॉइल था। अब कॉइल और ज्यादा स्ट्रेन हो गई ना, तो कॉइल की यहां कॉइलिंग हो गई, क्या कहोगे आप उसे? सुपर कॉइलिंग। ठीक है, इसलिए यहां पे टर्म सुपर कॉइलिंग यूज किया गया है। ठीक, ओके, इस टेंशन को रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? टोपोआइसोमरेज के द्वारा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी ने क्या कहा है, तीनों स्टेप इनिशिएशन में आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी ने टोपोआइसोमरेज को भी इनिशिएशन में डाल दिया है। मैंने क्या बताया था, ये इलोंगेशन में जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगी, आगे स्ट्रेन जो होगा वो टोपोआइसोमरेज के द्वारा लूज किया जाएगा। एनसीईआरटी ने तीनों को इनिशिएशन में मान लिया है, ध्यान रहेगा। ठीक, तो एनसीईआरटी में यदि गलत भी लिखा है तो वो ब्रह्मा का लकीर है, उसी से क्वेश्चन आएगा। समझ गया ना? तो ये तीनों एंजाइम जो है, ये एसएसबी प्रोटीन जो है, ये तीनों स्ट्रक्चर इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में काउंट की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर जिस एंजाइम से बनती है उसे कहते हैं प्राइमेज। प्राइमेज है क्या? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो नॉर्मल आरएनए पॉलीमरेज भी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होती, ये एक स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज है जिसे प्राइमेज कहते हैं, जो छोटे छोटे आरएनए पॉलीमर बनाता है। जबकि आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? बड़ी बड़ी एचएनआरएनए बनाता है, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है बड़ी बड़ी आरएनए बनाता है, लेकिन प्राइमेज छोटे छोटे आरएनए बनाता है। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक, लेकिन है दोनों की नेचर एक जैसी। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखिए, ये जो है एंजाइम क्या करती है? आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करती है, छोटे छोटे आरएनए प्राइमर बनाती है। जैसे देखो 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड की सभी आरएनए प्राइमर 5 प्राइम्स टू 3 प्राइम फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर कैसे बनेगी? यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
दिस इज आरएनए प्राइमर। ओके, 3 प्राइम पे OH ग्रुप होगा, ठीक है। इसलिए ये हमेशा न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड की जो एडिशन है वो कहां से करेगी, 3 प्राइम एंड से। तो मान लो यहां पे रेप्लिकेशन फॉर्क है, यहां पर आपने एक प्राइमर लगा दिया, ठीक है, और यहां पे डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में दौड़ रही है। तो ये जो प्राइमर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये बताइए। ये होगी यहाँ पे 5 प्राइम, ये होगी 3 प्राइम, क्योंकि ये जो मेन डीएनए ये खुद 3 प्राइम है। तो 3 प्राइम के अपोजिट ये आरएनए प्राइमर क्या होगी, 5 प्राइम, और ये वाली एंड होगी 3 प्राइम, 3 प्राइम OH। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस 3 प्राइम OH पे, ठीक है, न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, आरएनए प्राइमर के 3 प्राइम एंड पे न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड एट 3 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए प्राइमर। लिख लीजिए, डीएनए पॉलीमरेज ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड, न्यू डीएनएमपी into 3 प्राइम एंड ऑफ आरएनए प्राइमर, ठीक है। अब हो गई डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट, समझ गए ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, जो प्राइमर पहले से अटैच थी उसके 3 प्राइम एंड के OH से ही उन्होंने डीएनएमपी को, ठीक है, ऐड करना शुरू किया बाय बेस पेयरिंग, ठीक है, यहां तक समझ गए। ओके, नेक्स्ट देखिए। तो ये बेस पेयरिंग अब होगी। बेस पेयरिंग में होता क्या है, डीएनए पॉलीमरेज के पॉकेट में ये DATP, DGTP, DCTP, DTP पायरोफॉस्फेटेज एक्टिविटी के द्वारा, जो कि इसके एंड पे होती है, ठीक है, मोनोफॉस्फेट में टूट जाती है। यही मोनोफॉस्फेट बेस पेयरिंग करती है, बेस पेयरिंग विथ टेम्पलेट डीएनए, बेस पेयरिंग विथ नाइट्रोजन बेस ऑफ टेम्पलेट डीएनए, नाइट्रोजन बेस ऑफ टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। ओके, डीएनए पॉलीमरेज 1 भी वही करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 भी वही करेगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इससे बनेगी लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। तो देखो यहां पर मैं यहां पर पहले फिर से रेप्लिकेशन फॉर्क बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक है, यहां पर एक प्राइमर था और यहां पे एक प्राइमर है, ठीक है। ये प्राइमर आगे जाकर के क्या कर रही है, न्यू डीएनए बना रही है। तो यहां पर मैं न्यू डीएनए बना रहा हूं, यहां से बन गई न्यू डीएनए, ठीक। और जबकि यहां पे क्या होगा, प्राइमर ही पहले बनेगा। प्राइमर को यहां पे रिप्लेस किया जाएगा किससे, बताइए, न्यू डीएनए से रिप्लेस की जाएगी। तो पहले इसके नंबर लिख लो, ठीक है। ये हो गए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना, ये हो गए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हो गए 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये हो गए 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब ये बताओ यहां पे डीएनए पॉलीमरेज कौन से काम कर रही है, 3 वाली, वेरी गुड। यहां पे डीएनए पॉलीमरेज कौन से काम करेगी, 1 वाली, ठीक है। यहां पे हो गए डीएनए पॉलीमरेज 1, यहां पे हो गए डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 यहां 3 प्राइम एंड पे काम कर रही है, ठीक है, सही है क्या। यहां पे काम करेगी तो इधर से एक्सटेंड करेगी ना, तो ये गलत हो गया। कहां पे काम करेगी फिर, यहां पे काम करेगी, यहीं पे ना। क्यों ऐसा, क्योंकि ये वाला एंड 3 प्राइम है, एंड है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 इस एरिया को डिटेक्ट करेगा, यहां पे बाइंड करेगा और वो इसे इस तरीके से ट्रांसक्राइब करेगा, ठीक है। जिसके कारण यहां पर जो डीएनए बन रही है 5 to 3 बन रही है। यहां पर भी तो ये बोला था ना 5 to 3 डीएनए पॉलीमरेज 3 जोड़ दी, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज 1 हो, डीएनए पॉलीमरेज 1 हो या फिर 3 हो, ये दोनों कौन से डायरेक्शन में काम करती है, डायरेक्शन इज
हाँ, डायरेक्शन इज 5' to 3', लेकिन न्यू डीएनए सिंथेसिस किधर होगी? न्यू डीएनए सिंथेसिस 3' to 5'। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एनीवन, किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिए, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 यूरेसिल को थायमिन से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, ये मैंने पहले बताया था। इसीलिए बेचारा थायमिन को इनकॉर्पोरेट करने में इसमें सक्षम नहीं है, ये वाले आरएनए प्राइमर में। ये आरएनए प्राइमर है, डीएनए क्या कर रही है, यहां पे एक्सटेंशन कर रही है ना डीएनए की। तो ये जो शुरू में जो आरएनए प्राइमर है, इसको ये प्रूफ रीड नहीं कर पाएगा। तो इसको प्रूफ रीड करने के लिए क्या यूज किया जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज 1 यूज किया जाएगा, ये वाला। डीएनए पॉलीमरेज रिमूव मिसमैच और रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो जिस आरएनए प्राइमर पे डीएनए पॉलीमरेज 3 बैठी थी, उस आरएनए प्राइमर को खुद वो एडिट नहीं कर पा रही है, क्योंकि दे आर अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन यूरेसिल एंड थायमिन। दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए प्रूफ रीडिंग के लिए बेस्ट कौन है यहाँ पे? डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक, इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज 1 को कॉल्मबर्ग एंजाइम कहते हैं, क्योंकि कॉल्मबर्ग ने इसे 1969 में डिस्कवर किया था। और ये जो है ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनाने में काम आती है। डीएनए पॉलीमरेज 3 का इस्तेमाल ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनाने में नहीं किया जाएगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 1 उसके लिए ज्यादा पावरफुल है। क्या अंतर है दोनों में? यही, डीएनए पॉलीमरेज 3 यूरेसिल और थायमिन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती, जबकि 1 कर लेता है। तो ज्यादा एफिशिएंट कौन हुआ? ज्यादा एफिशिएंट डीएनए पॉलीमरेज 1 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, ये रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, समझ गया कैसे होता है? ठीक, ये था रेप्लिकेशन। पहले इनिशिएशन देन इलोंगेशन। टर्मिनेशन में मैंने बता दिया था ना क्या होता है? टेलोमेरिक एंड। हर एंड पे डीएनए पॉलीमरेज 4 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर छोड़ देता है, 4 न्यूक्लियोटाइड बेस को छोड़ देता है, और उसके अपोजिट ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी छूट जाती है, उसके अपोजिट ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी छूट जाता है। तो ऐसे में क्या होगा? हर सेल डिवीजन में स्टेम सेल अपना छोटा छोटा टेलोमेरिक एंड लूज करती चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए वह स्टेम सेल जो हमारे किडनी, लीवर, हार्ट सब जगह स्कैटर्ड है, ठीक है, वो स्टेम सेल एजिंग के साथ साथ अपनी पावर खोते चली जाती है। नतीजा कैंसर। हो सकता है आगे जाकर के वो ऐसे डीएनए को लूज कर दे जिसमें कैंसरस स्टेम सेल पैदा हो, तो उस ऑर्गन में जाकर के पैदा हो जाती है। दूसरा स्टेम सेल पैदा होने के कारण है ऑक्सीजन की कमी। जिस ऑर्गन में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचता, वहां की जो सेल है, ठीक है, जीनोट सेल में अरेस्टेड होती है। ठीक है, हमारे मैक्सिमम सेल अभी जीनोट स्टेज में है। ठीक, वो जीनोट स्टेज में कम ऑक्सीजन के कारण यहां पर क्या करेगी? एनेरोबिक रिस्पायरेशन, बहुत सारे अनवांटेड केमिकल बनाएगी। वो अनवांटेड केमिकल डीएनए को, ठीक है, वैसे डीएनए के जीन रेगुलेशन को अफेक्ट करेगी जिससे कैंसर पैदा होता है। ठीक है, एनेरोबिक रिस्पायरेशन भी इसका कारण है। इसलिए कहा जाता है कि 24 घंटा में एक बार जरूर एक्सरसाइज करो, अपने बॉडी की ऑक्सीजन लेवल ठीक रखो। जिस एरिया में पतले पतले ब्लड वेसल गए, वहां पर ऑक्सीजन की कमी जल्दी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक, अब देखो यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन बहुत कुछ है, लेकिन एक डिपार्टमेंट है डीएनए रेप्लिकेशन की जिसको ठीक से नहीं पढ़ा गया है। वो कौन सी डिपार्टमेंट है? नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज नॉट वेल अंडरस्टूड। ठीक है, सारे रेप्लिकेशन के स्टेज अच्छे से नहीं समझे गए हैं, नहीं सभी समझेगा, एक नहीं समझा गया है। सारे रेप्लिकेशन के प्रोसेस समझ लिए गए हैं, लेकिन एक वाला अभी भी नहीं पढ़ा गया। वो कौन है? तो वो देखो ये है, यूकैरियोट में डीएनए की रेप्लिकेशन एस फेज में होती है, ये तो पता है ना। अब देखो यहां पे कंडीशन है, डीएनए की रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन साइकिल ये दोनों हाईली कोऑर्डिनेटेड है। यदि आपने डीएनए रेप्लिकेशन में डिस्टर्बेंस कर दिया तो सेल डिवीजन डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, कैसे होती है, क्यों होती है, यह भी अभी ठीक से समझा नहीं गया है। ठीक है, ए फेल्यूर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इन पॉलीप्लॉइडी। कैसे हो गया ये? इस पे अभी भी रिसर्च चल रहा है, ये डिटेल अभी तक नहीं पता चला है। अब देखो ये एनसीईआरटी में लिखा है ना, पढ़ के देखो। रेप्लिकेशन की ये स्टेप अभी तक क्लियर नहीं हुई है, पढ़िए कहां लिखा है एनसीईआरटी में? हाई कोऑर्डिनेशन। ठीक,
एनसीईआरटी निकालो बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी सबसे मेन है, नहीं है क्या? देखिए एनसीईआरटी में कहाँ है, मिला? हम्म, ये तो है, नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल, इसी को देखो मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है, ठीक है। पेज नंबर 107, पेज नंबर 107 सेकेंड पैराग्राफ, मिला आप लोग को? 107 सेकेंड पैराग्राफ, ठीक। क्या लिखा है पढ़ के देखिए, नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। यूकैरियोट में डीएनए की रेप्लिकेशन एस फेज में होती है, और डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन ये दोनों हाईली कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, यदि डिस्टर्ब हुई तो क्या होगा? पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। यानी डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन यदि ये दोनों हाईली कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो यहां पे एक डिस्टर्बेंस देखी जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम एबनॉर्मली, ठीक है। मान लो जहां क्रोमोजोम होने चाहिए वहां पे 4 क्रोमोजोम हो जाएंगे, यही होगा ना, ठीक है। मिल गया आप लोग को एनसीईआरटी में। अब इस एनसीईआरटी के ये जो मतलब टॉपिक है, इसको आप घर में जाके 3 से 4 बार पढ़ना, सब समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो इसी पैराग्राफ से आएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। एनसीईआरटी केवल प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाती है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने डीएनए पॉलीमरेज की जो स्पीड बताई थी वो कितनी बताई थी? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, है ना। इस श्रीसाकुला में बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसलिए 2 डीएनए पॉलीमरेज काम कर रही थी अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए 2000 बेस पेयर पर सेकेंड के स्पीड से वो उसे ट्रांसक्राइब कर रही थी, है ना। एक तरफ 2000 बेस पेयर, दूसरे तरफ भी 2000 बेस पेयर, तो कितनी स्पीड हो गई? 4000 बेस पेयर पर सेकेंड। इसीलिए वो 18 मिनट में पूरे डीएनए को, ठीक है, डुप्लीकेट कर पा रही थी, ठीक। लेकिन इस यूकैरियोट के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक। देखो यूकैरियोट में क्या है भाई, यूकैरियोट में ओकाजाकी फ्रैगमेंट छोटे छोटे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जबकि प्रोकैरियोट के जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट है वो बड़े साइज के होते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक। तो बताओ किसकी एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट है, इसके डीएनए पॉलीमरेज की या फिर यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की? तो प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज 2000 बेस पेयर पर सेकंड की स्पीड से काम कर रहा है ना, ये 200 बेस पेयर पर सेकंड के हिसाब से काम करेगा, स्पीड कम हो गई ना, इसलिए इसमें ओडिसी सीक्वेंस ज्यादा है, इसमें रेप्लिकोन की जो सीक्वेंस है वो नंबर उसके ज्यादा होंगे, इसमें केवल एक ही है, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पे जो डीएनए पॉलीमरेज होती है वो होती है डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3, लेकिन यहां के जो डीएनए पॉलीमरेज है उसे दिया गया है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और टाउ। टाउ को कैसे लिखते हैं भाई? ऐसे ही लिखते हैं ना, टी जैसा, है ना, ऐसे, हाँ ऐसे लिखते हैं टाउ, ठीक। इतने सेगमेंट होते हैं, ठीक, जिसमें देखो बीटा जो है डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम करती है, ठीक है, इनिशिएशन डीएनए पॉलीमरेज। अल्फा जो है इनिशिएशन का काम करेगी, बीटा जो है पॉलीमराइजेशन का काम करेगी, और जो डेल्टा है यहाँ पे, ठीक है, प्रूफ रीडिंग का काम करेगी। थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, बीटा यहाँ डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम कर रही है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1, और डेल्टा जो है वो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम करे, जस्ट अपोजिट। अब इतने इतने यूनिट होंगे तो ये स्लो तो काम करेगा ना, तो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन स्लो है, इसलिए मल्टीपल साइट होगी तभी ये डीएनए को रेप्लिकेट करे। लेकिन हाँ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इसमें पावरफुल है, जहां इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी केवल डीएनए पॉलीमरेज 1 पे डिपेंडेंट थी, यहां पे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज के बहुत सारे सब यूनिट पे डिपेंडेंट है। ये वाली जो रेप्लिकेशन है ये आप लोग एमबीबीएस में पढ़ोगे, क्योंकि वहां पर आपको बैक्टीरिया का इलाज थोड़ी पढ़ना है, वहां पर किसका इलाज पढ़ना है आप लोगों को? यूकैरियोट का इलाज पढ़ना, तो ये पढ़ोगे, ठीक है। तो इसके लिए तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोग एमबीबीएस में करोगे। एनसीईआरटी ने प्रोकैरियोटिक पढ़ाया है तो मैंने इसको आपको पढ़ा दिया है, ठीक। एनसीईआरटी में टोपो आइसोमरेज को क्या कहते हैं? डीएनए गैरेज, ये आप लोग याद रखना,
टोपो आइसोमेरेज, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यानी कि एनसीईआरटी ने डीएनए पॉलीमराइजेशन यानी कि रेप्लिकेशन को थोड़ा गलत तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, इसलिए ताकि अब वो टॉपिक आप लोग को आसान लगे, जो डिटेल्स है वो आप लोग एमबीबीएस में पढ़ोगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन बताइए। एक सेकेंड में एक डीएनए पॉलीमरेज 2000 बेस पेयर ऐड करता है ना, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ठीक है, 2000 बेस पेयर यानी कि बताइए कितनी बेस पेयर हो गई, 4000 न्यूक्लियोटाइड। तो गलत है ना, बाई डायरेक्शनल है ये तो, 10 न्यूक्लियोटाइड तो गलत होगा। और बताइए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट प्रोवाइड एनर्जी फॉर फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर। ये तो कुछ सही लग रहा, और बताइए क्या सही होगा। ये प्राइमर को रिमूव 3 प्राइम टू 5 प्राइम करता है क्या, गलत है ना। अभी मैंने बताया था ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये देखो, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, प्राइमर दो जगह लगे हुए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ये जो प्राइमर है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। बताओ डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे कहाँ पे लगेगी, डीएनए पॉलीमरेज 1 यहाँ 5 प्राइम एंड पे लगेगी। क्यों, क्योंकि जो मेन टेम्पलेट डीएनए है, मेन टेम्पलेट डीएनए 3 प्राइम है यहाँ पे और ये 5 प्राइम है। टेम्पलेट डीएनए पर डिपेंड करती है डीएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग। यदि डीएनए पॉलीमरेज की टेम्पलेट 3 प्राइम एंड जहां दिखा दी है वहीं पे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। यहां पर भी देखो, ये वाली जो एंड है ये क्या कहलाएगी, ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, तो ये क्या हो जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये बताओ डीएनए पॉलीमरेज कहां पे बाइंड करेगा, यहां पे बाइंड करेगा ना, क्योंकि 3 प्राइम इधर है ना। तो टेम्पलेट डीएनए के 3 प्राइम डिसाइड करती है कि डीएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड करेगा। ठीक, तो ऐसे में जो प्राइमर है वो प्राइमर यहाँ पे कौन कौन सी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ना, ये इसे ऐसे उखाड़ेगा और यहाँ पर न्यू डीएनए बनाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, इसलिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम गलत है। और बताइए, एक चीज इन्होंने ठीक लिखा, डीएनए पॉलीमरेज एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी का काम कर रहा है। ये सबसे बेस्ट इन्होंने लिखा जो मैंने आपको नहीं बताया, एक्सो न्यूक्लियस ये सही है। ठीक है, लेकिन ये गलत है। ओके, क्योंकि इसको पूरा उखाड़ दे रहा है और यहाँ पे न्यू डीएनए फ्रैगमेंट बना रहा है जिसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहेंगे। तो बताइए क्या सही होगा यहाँ पे, सेकंड। ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन में केवल डीएनए पॉलीमरेज नहीं चाहिए, और भी बहुत सारी एंजाइम चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी, हेलिकेज, डीएनए लाइगेज और टोपो आइसोमरेज, देन डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड 1। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैव इवॉल्व्ड अराउंड। तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी आरएनए वर्ल्ड में आपने पढ़ा था, किसके चारों ओर ये इवॉल्व हुई है, वेरी गुड, इवॉल्व अराउंड आरएनए। ठीक है, एंड हाँ, डीएनए इज बेस्ट फॉर ट्रांसमिशन, हाँ ट्रांसमिशन लिखा है ना। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ, नहीं कुछ गड़बड़ है, आरएनए ही होगा। स्टोरेज के लिए डीएनए है लेकिन फॉर बेटर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज आरएनए इज बेटर। देखो देख एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, चेक कर लीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक, एंड आरएनए इज बेस्ट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन सेल। पढ़ के देखिए, एनसीईआरटी लाइन है। ठीक है, स्टोरेज के लिए डीएनए बेस्ट है लेकिन ट्रांसफर के लिए, ट्रांसमिशन के लिए आरएनए बेस्ट है। ठीक, मिला आप लोग को, एनसीईआरटी में है, चेक कर लो। इसलिए मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी ही बार बार देखो। देखो टीचर काम नहीं आएगा, एनसीईआरटी काम आएगा। जैसे उसने कहा ना मैं खुद से पढ़ूंगा, तो उसने सही बोला, खुद पे कॉन्फिडेंस है तो ही निकलेगा। ठीक है, एक अपना एटीट्यूड भी होना चाहिए भाई, तभी निकलता है। एक रैंक निकालना है, एटीट्यूड डेवलप कीजिए। ठीक है, समझ गए ना आप लोग।
एनसीईआरटी को सामने रखिए और टीचर को कंपटीटर मानिए कि 24 घंटा तुम्हारे पास भी है, 24 घंटा मेरे पास भी है। देखते हैं कौन जीतेगा। तो मेरे से आगे निकलोगे तभी तो फाइनल में आगे निकलोगे क्या। मेन कंपटीटर मैं ही हूं तुम्हारा, ठीक है, मेन कंपटीटर मैं ही हूं, मेरे को ओवरकम करना है, ये देखो। ठीक, नेक्स्ट देखो, रेप्लिकेशन इज एन ऑटो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, ये तो सही है ना, डीएनए से डीएनए बनना ऑटो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है, विच डज नॉट रिक्वायर, बताइए क्या होगा। एनीवन, थर्ड, और कोई। थर्ड ही होगा ना, क्योंकि डीएनए लाइगेज एटीपी कंज्यूम ही नहीं करता, कौन करता है हेलिकेज करता है, ठीक है, डायरेक्ट लिखा हुआ ये गलत है, ठीक है, तो आंसर होगा थर्ड। देखो फर्स्ट क्या है, मेजर पॉलीमराइजिंग एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज थे, ये सही है। प्राइमेज क्या है भाई, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए बनाएगा 3 प्राइम एंड से, सही है। पैरेंटल के 3 प्राइम, देखो इसने भी सही लिखा है ना, जो टेम्पलेट डीएनए है पैरेंटल डीएनए उसके 3 प्राइम इनको ये डिटेक्ट करके उस पर बाइंड करेगी। ये काम केवल प्राइमेज ही नहीं, डीएनए पॉलीमरेज भी करता है। सबने कसम खा लिया है कि वो 3 प्राइम एंड पैरेंटल के डिटेक्ट करेगा, क्योंकि 3 प्राइम एंड इज द रिएक्टिव साइट। रिएक्टिव साइट कौन होती है, 3 प्राइम एंड ऑफ पैरेंटल डीएनए, पैरेंटल डीएनए, ठीक। उसके बाद देखो एटीपी डिपेंडेंट, ये तो साथ ही लिख दिया इसने कि हेलिकेज एटीपी कंज्यूम करता है, 100% करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन फेज ऑफ डीएनए सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। प्राइमेज की जरूरत होगी ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों ने गेस किया। क्वेश्चन ही इस लेवल का आ रहा है, इसलिए मुझे इतना टफ पढ़ाना पड़ा। ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के, कोई एम्स का है, कोई जिपमर का है, ठीक है। अब ये हाई लेवल के क्वेश्चन करोगे तो ही इंप्रूवमेंट होगा, किताबों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, इनफैक्ट जो कोचिंग उसमें भी कुछ नहीं रखा है, डिस्कशन और क्वेश्चन यही मेन है, ठीक है। डिस्कशन एनसीईआरटी की अच्छे से हो, ईमानदारी से हो, और क्वेश्चन हाई लेवल का, अपने आप इंप्रूव करोगे। इस क्वेश्चन को बाद में फिर से देखना आप लोग, ठीक। नेक्स्ट देखो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर डीएनए पॉलीमरेज। सेकेंड वाला, कैन पॉलीमराइज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम, ये तो गलत है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए, ये दौड़ेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन बनाएगा क्या, न्यू डीएनए को। जब भी न्यू डीएनए बनेगी, ठीक है, न्यू डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनेगी, ठीक है। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है, डीएनए पॉलीमरेज 1 या फिर डीएनए पॉलीमरेज 3, कोई भी हो, यदि वो प्रूफ रीडिंग कर रही है तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करेगी, है ना। डीएनए पॉलीमरेज 1 यहाँ एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम शो करता है, ये तो सही है ना, ठीक। तो नेक्स्ट यहां पे आंसर होगा सेकंड। सेलेक्ट द एंजाइम विच कैन ब्रेक एंड रीसील वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक स्ट्रैंड को ही वो कट कर सकता है और उसे रीसील कर सकता है। इंडोन्यूक्लियेज, टोपोआइसोमेरेज नहीं होगा क्या, टोपोआइसोमेरेज भी तो हो सकता है। इंडोन्यूक्लियस दोनों को कट करता है, देखो मैं बता रहा हूं, यहां पर मैं एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ले रहा हूं, ठीक है, GAATTC, तो इसका रिवर्स यहां पे क्या होगा, GAATTC। अब देखो यहां पे इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को देखो, इंडोन्यूक्लियस टाइप 2 जो होती है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस टाइप 2, वो इसे यहां पे और यहां पे कट करती है, तो ऐसे में क्या होगा, यहां पर एक स्टिकी एंड पैदा होगी ना, स्टिकी एंड, तो ये तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में कट कर रहा है इंडोन्यूक्लियस, तो इंडोन्यूक्लियस यहां पे नहीं होगा, ठीक। अब बताओ क्या होगा,
टोपो आइसोमरेज होगा जो सुपर कॉइलिंग को ठीक करती है, एक स्ट्रैंड को कट करके सीधा करके फिर पेस्ट कर देती है। ठीक। हु प्रपोज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन डीएनए? किसने प्रपोज, किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने। यानी वाटसन एंड क्रिक ने दो चीजें की थी, नंबर वन डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, और नंबर टू उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल मोड को प्रपोज भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। अरे ये तो रिपीट हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, इफ हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल लेवल विद N15, ये तो सेमी कंजर्वेटिव का, ये भी आप लोगों ने कर रखा है, छोड़ दो। ये देखो जरा, RNA may not be a suitable genetic material in organism because of presence of 2' OH। इसके कारण, इसके जो एवरी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एवरी न्यूक्लियोटाइड आर रिएक्टिव ग्रुप। ठीक है, इसीलिए इनसे बनने वाले दोनों चीज, इसके स्ट्रक्चरल केमिकल, ठीक है, और प्लस एंजाइम यानी कि राइबोजाइम, इसके एंजाइम को क्या कहते हैं भाई? राइबोजाइम। दोनों टूट जाएंगे, दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसकी हाफ लाइफ 15 सेकेंड की होगी, हाफ लाइफ 15 सेकेंड की। ठीक है, क्योंकि ये जिससे बना है वो खुद ही, ठीक है, अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, इसके पास कैटालिटिक OH ग्रुप है, 2' OH ग्रुप, जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी। तो आंसर होगा 1। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन, बताइए क्या होगा? हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैविंग 10 बेस पेयर इन लीनियर एंड सर्कुलर कंडीशन रेस्पेक्टिवली? फर्स्ट होगा, क्या करेंगे? ओके मैडम, 10 बेस पेयर है, यदि ये सर्कुलर है, सर्किल में है, तो जितने नंबर ऑफ बेस पेयर होंगे उसका डबल फॉस्फोडाइस्टर होगा। ठीक है, तो बेस पेयर इज इक्वल टू 2 फॉस्फोडाइस्टर, 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो 10 बेस पेयर इज इक्वल टू, क्या करोगे? हाँ, 10 बेस पेयर इज इक्वल टू 20 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक, और यदि ये लीनियर है तो लीनियर में क्या करोगे आप? 20 - 2 कर दोगे, तो आंसर आएगा 18। ठीक है, तो ये रहा। तो चलिए, अब आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए, इसी तरह से लेवल बढ़ाइए। ठीक है, यही लेवल काम आएगा, आपकी जो एग्जाम होगा ना, तुम लोग को पता चल जाएगा। ठीक, सबसे ज्यादा नंबर तुम लोग के ही आएंगे, वो भी गारंटेड बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो, और जो मैंने क्वेश्चन अटैच किया ना, उसको लास्ट में रिवीजन करके जरूर जाना। ठीक, देखना नंबर तुरंत बढ़ जाएगा। ठीक, ओके। अरे हाँ, थैंक यू स्लाइड देना है। देख लो, मैं एक रिटायर्ड बंदा हूँ, ये भी भूल जाता हूँ, कहाँ गया? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। सब समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है, थैंक यू।